कॉलेज में पैर रखते ही पूर्वा की दुनिया बदल गई थी। यूनिफॉर्म से छुट्टी, जो मन चाहे वो कपड़े पहनो, कैंटीन में बैठ कॉफ़ी पियो। पढ़ाई तो होती थी पर साथ में मस्ती भी भरपूर होती। खाली पीरियड में बैठ गपबाजी होती, बेसुरे ही सही गाने सुने जाते। ऐसा नहीं कि बहुत छूट मिल गई थी, परंतु उस शहर में इतना ही बहुत था खुश होने के लिए। एक एहसास करा दिया गया था कि अब हमें अपने जीवन की बागडोर स्वयं ही संभालनी है। पापा ने एक साइकिल भी खरीद दी थी ताकि कॉलेज जाने आने में सुविधा रहे। लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज था, पर कॉलेज के गेट के बाहर तो सब किस्म के लोग थे। मार्च का महीना था और मौसम खुशनुमा। कॉलेज की तरफ से हर वर्ष इन दिनों पिकनिक आयोजित की जाती थी। आसपास अनेक रमणीय स्थल थे। 5 बजे लौट आने की बात थी, परंतु पहुंचते पहुंचते 6 बज गए। यूं तो दिन अभी शेष था, किंतु बारिश शुरू होने से सड़कें वीरान हो गई थी। कॉलेज तक तो बस में पहुंच गए, परंतु वहां से अपने अपने घर सबको स्वयं ही जाना था। बारिश कुछ धीमी पड़ी तो लड़कियों ने घर जाने की सोची। बारिश का क्या भरोसा, कब रुके, भीग ही तो जाएंगे। पूर्वा और मीरा का घर आसपास होने से आज दोनों एक ही साइकिल से आई थी। मीरा का घर पूर्वा के घर से पहले मोड़ पर पड़ता था। उसने मीरा को मुख्य सड़क पर उतारा और आगे बढ़ गई। सड़क के उस पार लेन में घुसते ही दूसरा घर पूर्वा का था। सड़क पार करते हुए पूर्वा को एक कार धीमी गति आती दिखी, जो एकाएक तेज हो गई और ठीक उसके पास आकर रुक गई। उसमें से जो हट्टा खट्टा नौजवान बाहर निकला, उसे पूर्वा पहचानती थी। कॉलेज के गेट पर अक्सर ही वह मंडराता दिखाई देता था और उसे देख फिक्रे कसता था। उसका इरादा नेक नहीं था। वह पूर्वा को घसीटकर कार की तरफ ले जाने लगा। पूर्वा ने उसके हाथ पर जोर से काटा भी, परंतु वह अपने मकसद में सफल हो ही गया और पूर्वा को कार में डाल उसी के दुपट्टे से उसका मुंह बंद कर दिया। कार में 2 युवक और भी थे और बहस का मुद्दा यह था कि पूर्वा के शरीर पर सबसे पहले हक किसका है। लगभग 2 घंटे के पश्चात उन लोगों ने पूर्वा को वहीं लाकर पटक दिया। फटे कपड़े और बुरा हाल। जब वह किसी तरह घर पहुंची तो बाहर अंधेरा हो चुका था और पूर्वा के भाग में भी। माँ दरवाजे पर परेशान खड़ी वहीं उसी का इंतजार कर रही थी। पूर्वा उनसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ को समझते देर नहीं लगी कि क्या घटित हुआ है। बेटी को सीधे उसके कमरे में ले जाकर कपड़े बदलवाए और दूध में चाय पत्ती डाल लाए ताकि उसमें बात करने का ही हिम्मत आ जाए। पूर्वा क्रोध में उबल रही थी। मैं उन बदमाशों को पकड़वा कर रहूंगी। उसके अंग अंग से लावा फूट रहा था। बदले की भावना प्रबल थी। मुझे उनकी रिपोर्ट लिखवानी है, उन्हें सजा दिलानी है, बार बार यही दोहरा रही थी। वह पापा को पता चला तो वह आग बबूला हो उठे। कोई मुंह नहीं खोलेगा इस विषय में। उन्होंने अपनी शाही फरमान सुना दी। अपना मुंह काला कर आई। अब अपनी बहन का तो ख्याल रखे, कौन करेगा इस घर से विवाह। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी और उन्होंने दर्द निवारण गोली के बहाने पूर्वा को नींद की गोली खिलाकर सुला दिया। दूसरे दिन सुबह पूर्वा ने फिर से पुलिस में जाने की रट लगाई। पहचानती है वह उन लड़कों को सीधे पकड़वाया जा सकता है, परंतु उसका हौसला बढ़ाने की बजाय पिता ने उसे ही कसूरवार ठहराकर कटघरे में खड़ा कर दिया। उसका मनोबल बढ़ाने की बजाय उसे धमकी दी खबरदार। जो मुंह खोला तो पापा ने क्रोधित स्वर में कहा। छोटा सा शहर था, वह संकुचित विचारों वाला, बहुत लोग परिचित थे। इससे पहले जब भी ऐसा कोई हादसा हुआ, लड़की को ही भुगतना पड़ा, यूं जैसे उसने स्वयं ही बलात्कारी को निमंत्रित किया हो। यह किस सभ्य समाज में रह रहे हैं हम। दूसरे दिन कॉलेज न जाने पर मीरा शाम को उससे मिलने घर आ गई। बारिश में भीगने से बीमार न पड़ गई हो, यह देखने उसे यह कहकर लौटा दिया गया कि पूर्वा कार्यवश अपनी मौसी के घर चली गई है। जबकि पूर्वा पर घर से तो क्या, अपने कमरे से बाहर आने पर भी पाबंदी लगा दी थी। पर ऐसा कब तक चलता। कोई हल तो ढूंढना ही था। पूर्वा को शहर से कहीं बाहर भेजना तय हुआ। कहीं भी, बस इस शहर से दूर। मुंबई अच्छा विकल्प था। वहाँ कॉलेज में सीट मिलना सरल नहीं था, परंतु दौड़ भाग कर
के पूर्वा के पिता ने मुंबई के एक ऐसे कॉलेज में दाखिला करवा लिया जिसमें लड़कियों का हॉस्टल में रहने का प्रबंध भी था। हरदम भागती दौड़ती सी मुंबई में किसी को फुर्सत नहीं थी। दूसरे के जीवन में दखल अंदाजी करने की भी सभी व्यस्त अपने ही काम की धुन में रहते थे। यहाँ न कोई पूर्वा को जानता था, न ही उसके अतीत से किसी को लेना देना था। उसके कमरे की साथी नीलम मस्त और खुश मिजाज थी। उसी पूर्वा का व्यवहार अजीब लगता। बात करने पर कई बार संदेह होता कि वह उसकी बात सुन भी रही है या नहीं। हंसी की बात होने पर भी चेहरा भावहीन बना रहता। यहाँ तक कि पूर्वा घर के अंदर फोन आने पर भी वह छोटे छोटे 2-4 वाक्य बोलकर फोन रख देती। बातूनी नीलम को यह सब बहुत अजीब लगता। वह ढेर सारी बातें करना चाहती थी अपनी इस नई सखी से। जब एक ही कमरे में रहना है तो मुंह सील कर कैसे रह सकते हैं। पूर्वा की चुप्पी उसे खलती और भी कई अजीब हरकतें करती। पूर्वा नहाती तो घंटों नहाती ही रहती, देर तक गुमसुम बैठी रहती। एक बार बीच रात पूर्वा जोर से चीखने लगी। कुछ ऐसा भय था उस चीख में जिससे नीलम की नींद खुली और वह भागकर पूर्वा के पास पहुंची। नीलम ने डर के मारे इधर उधर देखा। कमरा भीतर से बंद था, खिड़की से सलाखें थी। पूर्वा इतनी जोर से डरी हुई थी कि अभी तक कांप रही थी। नीलम को लगा उसने कोई बहुत भयानक सपना देखा है, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। वह बहुत देर तक पूर्वा को अपनी बाहों के घेरे के लिए उसके पास ही बैठी रही। चुलबुली होने के साथ ही नीलम बहुत संवेदनशील थी, दूसरे का दर्द समझने वाली। वह उस वक्त एकदम गंभीर और जिम्मेदार बन गई। पूर्वा का सिर अपने कंधे पर रख उसे थपकियां देने लगी ताकि उसे चैन मिले और नींद आ जाए। पूर्वा को झपकी लगी तो वह नींद में बड़बड़ाने लगी। फिर उसकी बड़बड़ाहट थोड़ी तेज होने लगी। उसने चीख कर कहा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, जेल भिजवाकर ही रहूंगी। व्यक्ति स्थान बदल ले, माहौल बदल जाए, पर जो दुख मन के भीतर ही बैठा हो वह कहाँ जाएगा। यह और गहरा रहता था, सुख ही नहीं रहा था। मनोविज्ञान की छात्रा नीलम को लगा कि पूर्वा के भय का कारण एक स्वप्न मात्र नहीं, कहीं बहुत गहरा है। जानती थी कि बात करने से वह बेहद महसूस करेगी। अतः उसने पूर्वा से कहा, यदि चाहो तो तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। बात कर देने से मन का बोझ उतर जाता है और अच्छा लगता है। कौन जाने कोई हल ही सूझ जाए। इस बात का विश्वास रखो कि तुम्हारी बात मेरे मुख से बाहर कभी नहीं निकलेगी। अपना दर्द अपने भीतर समेटे थक चुकी थी पूर्वा। इस कठोर और जालिम दुनिया में स्वयं को एकदम अकेला महसूस कर रही थी। उसके भीतर क्रोध और दुख दोनों थे। मन में गहरा आघात, पर मुंह से सिल कर रखने का हुक्म जुर्म उसके साथ हुआ है और दंड भी उसी को मिल रहा है। इस बात पर जैसे विश्वास करना कठिन था उसके लिए, जबकि अपराधी खुलेआम घूम रहा था। दंड की बात तो छोड़ो, उसके मुख तो शायद एक काला टीका भी नहीं किसी ने नहीं लगाया होगा। विजयी योद्धा नीलम की आत्मीयता देख पूर्वा ने पूरी बात कह सुनाई। सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि दुख की इस बेला में मैं अपने द्वारा ही दुख दूर कर दी गई। परिवार वाले जो मेरा सहारा बन सकते थे उन्होंने ही मुझे घर से निष्कासित कर दिया था। मेरा दर्द बांटने की बजाय मेरा साथ छोड़ दिया। नीलम से विस्तार पूर्वक बात करते हुए एक बार फिर से उसी हादसे से गुजरी पूर्वा, पर कहकर मन हल्का जरूर हो गया। दुख बांट कर आधा ना हुआ तो कुछ कम तो अवश्य हो गया था। नीलम ने अपनी सखी को उस खोल से जो अपने स्वयं ही अपने चारों ओर ओढ़ रखा था उससे बाहर लाने का निर्णय लिया। यह हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो क्या आज भी पिछली सदी की तरह लड़कियों को घर की 4 दीवारी में कैद करके रखना होगा। बातूनी और मिलनसार होने के कारण नीलम की सहेलियों का लंबा चौड़ा दायरा था, कॉलेज में भी और हॉस्टल में भी। कभी वह अपने कमरे से बुला लेती और कभी बहाने से पूर्वा को अपने संग उनके कमरे ले जाती। कभी बाजार, कभी किसी सहेली के घर जाने का कार्यक्रम बनाए रखती। वह उसमें फिर से जीने का उत्साह जगाना चाहती थी। न वह अकेली बैठेगी और न ही पुरानी यादों में भटकेगी। नीलम का बड़ा भाई नवीन मुंबई में ही मेडिकल करके अब एमडी कर रहा था।
उसे जब समय मिलता बहन से मिलने आ जाता। उनका वार्षिक उत्सव होने वाला था जिसमें वह भी वायलिन बजा रहा था। उसने अपनी बहन को निमंत्रित किया तो उसने पूर्वा को भी संग लाने की इच्छा जताई। उत्सव समाप्त होने तक 10 बज गए। मुंबई में यद्यपि रात्रि में सुरक्षा की समस्या उतनी नहीं है, पर अपने कर्तव्य बोध से बंधा नवीन रात को देर होने पर अपनी बहन को स्वयं हॉस्टल पहुंचाकर आता था। तो इस तरह हुई पूर्वा और की नीलम के भाई से पहली मुलाकात। पूर्वा और गौरवर्ण, लंबा कद और तीखे नैन नक्श, कोई भी उसकी ओर आसानी से आकर्षित हो सकता था। यही चेहरा तो उसके साथ घटे हादसे का मुख्य कारण भी था, पर अब उस चेहरे पर सदैव उदासी का लेप चढ़ा रहता था। वह कम ही बोलती और हंसी मजाक होने पर भी खामोश बैठी रहती। नवीन का भी कभी उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं था। वह उसकी बहन की सहेली है, यही सोचकर चुप रहा। एक बार नीलम ने पृथ्वी थिएटर पर लगे हास्य व्यंग नाटक देखने की फरमाइश की। नवीन का मन हुआ बहन से कहे, उस मनहूस शकल वाली को मत लाना। अच्छा हुआ कि कहा नहीं, क्योंकि पूर्वा के लिए ही तो नीलम ने यह कार्यक्रम बनाया था। नाटक मजेदार था, सब और उन्मुक्त ठहाके लग रहे थे। हंसते हुए एक बार नवीन की निगाह पूर्वा की ओर थी तो उसने पाया एक दबी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे को अति सुंदर बना रही थी। मुंबई में थिएटर बहुत प्रचलन में है, मराठी, हिंदी और अन्य भाषाओं का भी। नवीन ने उन्हें 1-2 बार और भी ले गया। धीरे धीरे पूर्वा खुलने लगी। बहुत बातें तो नहीं, किंतु मंचित नाटक पर चर्चा हो ही जाती। पूर्वा कम बोलती थी, पर जितना बोलती उसमें उसकी तीव्र बुद्धि की झलक मिल जाती। कॉलेज की अध्यापिकाएं भी उससे प्रभावित थीं। न सिर्फ नंबर ठीक लाती, बात विवाद होने पर उत्तम तर्क पेश करती, पर अकेले पड़ जाने से उसे आज भी भय लगता था। पुरानी बातें चलचित्र की भांति सामने घूमने लग जाती। एक शाम नवीन ने उनके हॉस्टल पहुंच बहन के पास संदेश भिजवाया। नीलम उस समय कॉलेज में होने के कारण नाटक के रिहर्सल में गई हुई थी। पूर्वा को लगा कि नीलम का भाई 20 सप्ताह बहन से मिलने आया है तो कोई आवश्यक काम ही होगा। उन दिनों सबके हाथ में मोबाइल तो होते नहीं थे। उसे घबराहट हो रही थी, किंतु उसने अतिथि कक्ष में जाकर पूछना ही ठीक समझा। पूर्वा ने वहां पहुंचकर देखा नवीन मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए बहुत उत्साहित खड़ा था। वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए उसे स्वर्ण पद मिलने वाला था। पूर्वा ने मुस्कुराकर मुबारकबाद दी तो वह उसे देखता ही रह गया। मुस्कुराहट में थोड़ी सी झिझक, थोड़ी लज्जा उसे और सुंदर बना रही थी। नीलम अपने भाई की पूर्वा की ओर बढ़ती रुचि को भांप रही थी और इस कशमकश में थी कि क्या करना चाहिए। पूर्वा के संग हुए हादसे से भाई को अवगत कराएं अथवा घटनाक्रम को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। वह यह भी महसूस कर रही थी कि पूर्वा अपनी तरफ से कोई उत्साह नहीं दिखा रही। उसका भाई जब भी कहीं संग चलने का कार्यक्रम बनाता, पूर्वा भरसक टालने का प्रयत्न करती, परंतु पूर्वा की मासूमियत, उसकी वेदना एवं उसके साथ हुआ अन्याय नीलम को मत्ता उसे खुश देखना चाहती थी, दुस्वप्न से बाहर निकालना चाहती थी। पूर्वा को दिया अपना वचन भूला नहीं था। नीलम को बात बढ़ जाने पर यदि भाई को उस हादसे का पता चला और वह पीछे हट गया तो पूर्वा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अतः उसने निर्णय लिया कि भाई को पूरी स्थिति से अवगत करा देना आवश्यक है। सो उसने वही किया और फैसला भाई पर छोड़ दिया। नवीन ने पूरी बात चुपचाप सुनी और बिना कुछ कहे ही चला गया। नीलम उलझन में पड़ गई, उसने सही किया या गलत। 2 ही दिन पश्चात नवीन फिर से आया और तब उसके चेहरे पर निश्चिंत की दृढ़ छाप थी। जब उसके बहन को अपना निर्णय सुनाया तो नीलम बहुत प्रसन्न हुई, गर्व को हो आया। उसने अपने भाई पर हॉस्टल की बाईं तरफ एक बड़ा सा बगीचा था। नीलम ने बताया कि पूर्वा बगीचे की किसी बेंच पर ही बैठी होगी, यही उसका हर रोज का नियम था। बगीचे में पहुंचते ही नवीन ने पूर्वा को देख लिया। प्रवेश द्वार की तरफ पीठ किए वह कुछ इस तरह विचारों में खोई हुई थी कि उसने नवीन के आने की आहट तक नहीं सुनाई। जब वह बेंच पर बैठने लगा तभी पूर्वा की नज़र उस पर पड़ी। वह घबराकर उठ खड़ी हुई और क्रोधित स्वर में बोली, क्या करने आए हैं आप यहाँ? नीलम कमरे में है, मैं उसे बुला देती हूँ। मैं तुमसे ही मिलने आया था, प्लीज़ 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, इतना तो मुझ पर विश्वास कर ही सकती हो। वह नीलम का भाई था
और नीलम के बहुत सारे एहसान थे उस पर। फिर नम्र निवेदन कर रहा था। अतः पूर्वा बेंच के एक कोने के सिकुड़ कर बैठ गई। कुछ देर रुककर नवीन ने कहा, पूर्वा तुम मुझे अच्छी लगती हो, क्या हम मित्र नहीं हो सकते? मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, पूर्वा ने दृढ़ता पूर्वक छोटा सा उत्तर दिया। थोड़ी देर असहज सी चुप्पी छाई रही। कुछ देर के इंतजार के पश्चात पूर्वा ने फिर से कहा, मैं नीलम को बुला लाती हूँ, परंतु मुझे तो तुमसे ही काम था। कहकर वह फिर से चुप हो गया। समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपने मन की बात रखे, उसके सामने कैसे शुरू करे। शब्द नहीं तराश पा रहा था। मुश्किल से ही उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नहीं, पूर्वा ने एक ही शब्द कहा, पर उस शब्द में जाने कड़वाहट थी कि तिरस्कार, समस्त पुरुष जाति के प्रति क्रोध था या घृणा, स्वयं पर दया थी अथवा अपने परिवार के प्रति आक्रोश, कुछ न कर पाने की विश्वसता थी या फिर इन सब का मिला जुला भाव। भीतर घुमटते सब भावों से लड़कर पूर्वा ने कहा, आप जानते नहीं है मेरे संग क्या हुआ है। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। तो दया कर रहे हो मुझ पर? नहीं, मैं दया नहीं कर रहा, पर मैं उस घटना को उतना महत्व भी नहीं दे रहा जितना कि तुम दे रही हो। मुझे तुम अच्छी लगती हो और इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं सिर्फ तुम्हारी रजामंदी चाहता हूँ। जितना मेरी समझ में आया, तुमने कोई अपराध नहीं किया। जुल्म हुआ है तुम्हारे संग और अपराधी वह है जिन्होंने ऐसा किया है। तुम नहीं, सच में आप ऐसा सोचते? पूर्वा के मुख से निकला और नवीन ने हाथ में सिर हिला दिया। पूर्वा को विश्वास नहीं हुआ कि कोई अन्य भी उस हादसे को ठीक उसी नजरिए से देखने को तैयार है जिस तरह वह स्वयं घोर आश्चर्य से भरी वह नवीन को देखने लगी। इंसान नहीं, किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल की गई थी वह, और विडंबना यह कि दोष भी उसी के सिर मढ़ा गया था। दंड उसी को भुगतना पड़ा था, जीवन भर का दंड। नवीन जरा सा बाई को खिसका, बस जरा सा है, संकेत भर की मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। जब चाहो सहायता पाने को हाथ बढ़ा सकती हो। बहुत कुछ था पूर्वा के मन में, पूरा भरा हुआ था, चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। नवीन पर नजरें टिकाए उसकी आंखों से आंसुओं की ऐसी धार बहने लगी जिससे रोकना मुश्किल हो गया। पर यह आंसू दुख के नहीं थे, एक समाधान पा लेने की तसल्ली के थे। उसका दर्द समझ सके ऐसा मित्र पाने का एहसास था। शायद उसके भीतर जो वर्ष भर में लावा एकत्रित हो रहा था वही अब बहने लगा था, गर्म सुलग कर। लावा कब नवीन के पास आकर उसके नवीन के कंधे पर सिर रख लिया, इसका भनक दोनों में से किसी को नहीं हुआ। आंसू कितने प्रकार के हो सकते हैं, इस पर भी शोध होनी चाहिए। कभी क्रोध वह जाने पर पूर्वा को एक बार फिर अपना अध्याय याद आया। कुछ भी हो, मैं कटिबद्ध हूँ उन सबको अपने किए की सजा दिलवाने के लिए। पूर्वा ने कहा, जब तक मैं उन शैतानों को दंड दिलवा दूंगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रतीक्षा कर रही थी। जितना क्रोध मुझे उन बदमाशों पर है उतना ही अपने माता पिता पर भी है, जिन्होंने मेरे साथ देने की बजाय मेरा मुंह ही सिल दिया, बेबस कर दिया मुझे। मैं दूंगा तुम्हारा साथ उन अपराधियों को दंड दिलवाने के लिए। नवीन ने कहा, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ऐसे लोग दंड नहीं पाते तभी तो उनका हौसला बढ़ता है, और जो समाज अपने कमजोर वर्ग की रक्षा करने के बजाय उसे कटघरे में खड़ा कर दे वह समाज भी अपराधी है। जब तक मैं अपना वचन पूरा न कर लूँ, जब तक उन अपराधियों को दंड न मिल जाए, मैं तुम पर विवाह के लिए जोर नहीं डालूंगा। यह मेरा वादा है। अगली छुट्टियों में जब पूर्वा नवीन को अपने परिवार से मिलाने अपने घर ले जा रही थी तो उसके चेहरे पर अटूट शांति थी और मन आत्मविश्वास से भरपूर था। सच कहें, जीवन संघर्ष में यदि एक के साथ एक मिलकर खड़ा हो जाए तो वह 2 नहीं 11 बन जाते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।